हेलो स्टूडेंट्स, हम एडोलसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। और एडोलसेंस जो अवस्था है जिससे इसका नाम से एडोलसेंस है, एडोलेसेयर नाम के लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब है टू ग्रो और टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्व अवस्था तक वृद्धि। इस अवस्था में इस अवस्था की अगर आयु अवधि देखें तो इस अवस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। टीन एज की जो अवधि है वो 14 से 16 वर्ष की मानी जाती है। युवा अवस्था या यूथ अवस्था जो मानी जाती है वो 16 से 21 साल तक की मानी जाती है। लेकिन एडोलसेंस 12 से 18 साल, लीगली 12 से 18 साल की मानी जाती है। और विकास की दृष्टि से अगर देखें तो 12 से 21 साल तक की अवधि एडोलसेंस कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। तो तीनों को टीन एज, यूथ स्टेज और एडोलसेंस तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। थोड़ा सा एज का डिफरेंस है, वरना एडोलसेंस एज अ होल या अगर विस्तृत रूप से इसको देखें तो एडोलसेंस की संज्ञा इसे दी जाती है। इसके बाद आ जाती हैं एडोलसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन सी विशेषताएं एडोलसेंस में पाई जाती हैं जो व्यक्ति को मतलब किशोर अवस्था में एक किशोर के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन पीरियड, ये युवावस्था और किशोरावस्था की ट्रांजिशनल पीरियड है। इस अवस्था के प्रारंभ में बच्चा बिल्कुल नासमझ होता है, बौद्धिक क्षमताएं भी नहीं होती हैं। और इस अवस्था के पार होने के बाद उसकी बौद्धिक क्षमताएं भी बहुत जागरूक हो जाती हैं। और ये अवस्था मतलब दोनों के पीरियड, बाल्यावस्था और एडल्टहुड के बीच की संक्रमण अवधि कहलाती है, संक्रमण काल होता है। और इस अवस्था में प्रारंभ में बच्चे में जो बिल्कुल बचपना होता है, बड़ा होते होते ही इस अवस्था के अंत तक उसमें मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद पीरियड ऑफ इम्पॉर्टेंट बॉडीली चेंजेस। इस अवस्था में शारीरिक दृष्टि से बहुत सारे चेंजेस आते हैं बच्चे में। बहुत सारी शारीरिक क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, बलिष्ठ हो जाता है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, शारीरिक गठन मजबूत हो जाता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, ब्रेन का पूरी तरह से विकास हो जाता है, बौद्धिक क्षमता विकसित हो जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। तो इस तरह बहुत सारी जो फिजिकल चेंजेस हैं, बॉडीली चेंजेस हैं, दैहिक परिवर्तन है, इस अवस्था में देखने में आते हैं। इसके बाद पीरियड ऑफ सेक्स अवेकनिंग। इस अवस्था में 3 तरह की सेक्सुअल अवेकनिंग पाई जाती है। ऑटो सेक्सुअलिटी, मतलब सेल्फ नार्सिसिज्म या स्व प्रेम, अपने प्रति प्रेम। दूसरा होमोसेक्सुअलिटी और तीसरी हेटेरोसेक्सुअलिटी। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा हम अपने आप से प्रेम करते हैं। बच्चे जो हैं, किशोर जो हैं, एडोल जो है वो अपने से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी अपीयरेंस को लेकर, अपनी सुंदरता को लेकर, अपने शारीरिक गठन को लेकर, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर बड़ा जागरूक होता है और हर समय अपने को शीशे में निहारता रहता है, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ को लेकर। उसके अलावा जो दूसरा प्रेम होता है उसका होमोसेक्सुअलिटी वाला होता है। जो कामुकता होती है वो समजातीय कामुकता होती है। समजातीय कामुकता में वो अपने जेंडर के बच्चों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बहुत लगाव होता है और उनके प्रति पूरी तरह से समर्पण की भावना देखी जाती है। 14-15 वर्ष तक जो सेक्सुअलिटी है वो होमोसेक्सुअलिटी होती है अपने जेंडर के लोगों के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसमें आता है हेटेरोसेक्सुअलिटी। हेटेरोसेक्सुअलिटी में जो उसका प्रेम है वो विषम जातीय हो जाता है या दूसरे सेक्स के प्रति हो जाता है, दूसरे जेंडर के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है 15 साल की अवस्था के आसपास या 15 साल की अवस्था के बाद। और वो दूसरे सेक्स के व्यक्ति के साथ उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उसके साथ प्रेम प्रदर्शित करता है और उसका जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है वो अपोजिट जेंडर का व्यक्ति हो जाता है। उसके बाद
जो स्टेज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है एम्बिगुअस स्टेटस। इस अवस्था में जो बच्चा है उसकी स्टेटस जो होता है वो एम्बिगुअस होता है, अस्पष्ट होता है। बड़ों के साथ बैठता है तो सब लोग उसे टोक देते हैं कि बड़ों के साथ क्यों बैठा है, छोटों के साथ बैठता है तो सब लोग टोक देते हैं इतना छोटा थोड़ी ना रह गया है तो जो छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है। तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। किसी काम के लिए किसी समय बहुत तारीफ मिल जाती है, उसी काम के लिए थोड़ी देर बाद उसे कोई ना कोई डांट देता है। तो बच्चों में वो खेलता हुआ किसी को अच्छा लगता है, ना बड़ों के बीच में बैठा हुआ अच्छा लगता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो बड़ी अस्पष्ट सी स्थिति होती है कि मैं बच्चा हूं या बड़ा हूं, खुद को ही नहीं पता होता और दूसरों को भी नहीं पता होता। तो ऐसी एम्बिगुअस स्टेज इस बच्चे की रहती है। इसके बाद इमोशनल अनस्टेबिलिटी। इस अवस्था में क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन कम ज़्यादा होता रहता है, तो इसकी वजह से इमोशनल इनस्टेबिलिटी पाई जाती है। इस अवस्था में जो बच्चा है उसमें कई बार इस तरह की एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं जिसमें वो कभी बहुत दुखी होता है, कभी बहुत खुश होता है। इमोशंस कहाँ कैसे प्रदर्शित करने हैं, कब गुस्सा होना है, कब गुस्सा नहीं होना है, कब कूल रहना है, उसे खुद को ही नहीं पता होता। तो इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन पाई जाती है। एज ऑफ प्रॉब्लम, ये जो अवस्था है किशोर अवस्था की, समस्याओं की अवधि है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं करियर चॉइस को लेकर, सामाजिक प्रेशर को लेकर, सोशल कन्फर्मिटी को लेकर, कि किस तरह का बिहेवियर किया जाए, किस तरह का बिहेवियर किया जाए ताकि समाज के लोग उसको अप्रूव करें। सोशल अप्रूवल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई एस्पिरेशन को लेकर कि बहुत महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कैसे पूरी होंगी, करियर कौन सा चूज़ किया जाए। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हर समय रहती ही रहती हैं। करियर चॉइस को लेकर, रिलीजियस चॉइस को लेकर, अनसर्टेनिटी कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, इस तरह की आइडियलिज्म को लेकर बहुत सारी समस्याएं इस अवस्था में बच्चे को देखने में आती हैं। इसके बाद एज ऑफ अनहैप्पीनेस, जो ये स्टेज है हर समय अनहैप्पी वाला रहता है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो हर समय दुख महसूस करता रहता है। उसे खुद ही नहीं पता होता कि कितना दुखी है, कितना खुश है, हर समय किसी ना किसी बात पे दुखी हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में मतलब जो दुखी वाली अवस्था है, अनहैप्पीनेस ज़्यादा फील होती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा दुखी रहता है, खुश हो ही नहीं पाता। इसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन ऑफ इन्फेंसी। इस अवस्था में जो इन्फेंसी वाली स्टेज है उसका रिकैप्चुलाइजेशन होता है। बहुत प्यार चाहता है, दुलार चाहता है, उसका मन करता है पेरेंट्स की गोदी में लेटूं, वो वाली एक्टिविटीज़ करूं। कई बार बच्चा अंगूठा चूसने लगता है, मतलब वो रिग्रेशन शो करता है बिहेवियर में, और इन्फेंसी वाले स्टेज के जो लक्षण हैं वो उसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ एक्सिबिडेंट फैंटेसी। इस अवस्था में एक उमंगपूर्ण कल्पना वाली अवस्था पाई जाती है जिसमें हर समय वो डे ड्रीमिंग में या कल्पनाओं में खोया रहता है। बहुत कल्पनाशील होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी पाई जाती है, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, और डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें उसे वास्तव में संतुष्टि नहीं दे पाती हैं या जो चीज़ें सोचने में उसे मतलब वास्तव में रियलिटी में पॉसिबल नहीं होती हैं वो कल्पनाओं में सोच लेता है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ख्वाबों में रहता है, लड़का भी और लड़की भी। लड़कियों के अपने वैवाहिक जीवन को लेकर ख्वाब होते हैं, हमें इस तरह की फैमिली मिलेगी, इस तरह का ये मिलेगा, ऐसा दूल्हा मिलेगा, या मतलब हमारा जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि इस तरह के हाई फाई फैमिलीज़ की कल्पनाएं करते हैं कि हम इस तरह का हमारा फ्यूचर होगा। तो उस फ्यूचर की फैंटेसी भी होती है और रियल वर्ल्ड से दूर भी कपोल कल्पनाओं में खोया रहता है जिसमें कोई वास्तविकता नहीं होती। डे ड्रीमिंग में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है इस स्टेज में बच्चा। तो बड़ी और उस उमंगपूर्ण फैंटेसी की वजह से ही थोड़ा सा वो कई बार खुश सा फील होता है। वो पता नहीं कौन कौन सी कल्पनाएं करता रहता है, वास्तविकता से कई बार उसका संपर्क कम हो जाता है। इसके बाद आता है एज ऑफ हीरो वर्शिप, वीर पूजा की अवस्था या अवधि।
इस अवस्था में हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई हीरो होता है जिसकी पूजा, जिसकी अगाध श्रद्धा उसके मन में होती है। कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, मम्मी या पापा हो सकते हैं हीरो, कोई एक्टर या एक्ट्रेस हो सकती है, समाज का कोई सम्मानित व्यक्ति हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है जिसकी तरह वो बनना चाहता है, और उसके साथ तादात्म्यकरण भी उसका हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन भी काफ़ी उसके साथ उसी की तरह व्यवहार करने लगता है, उसी की तरह ड्रेसिंग स्टाइल अपना लेता है। तो इस तरह की हीरो वर्शिपनेस उसके बिहेवियर में या उसकी पर्सनैलिटी में पाई जाती है। इसके बाद ऑक्यूपेशनल और रिलीजियस कॉन्शियसनेस। किशोरावस्था में रिलीजियस कॉन्शियसनेस भी पाई जाती है और ऑक्यूपेशनल कॉन्शियसनेस भी पाई जाती है। इस अवस्था में उसे करियर का चुनाव करना होता है कि कौन से करियर में जाएगा, किस तरह के सब्जेक्ट्स चुनने हैं, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा जागरूक होता है। क्या कोर्स किया जाए, क्या सब्जेक्ट्स लिए जाएं, या क्या किया जाए जिसकी वजह से उसका करियर अच्छा बन सके, कोई अच्छे व्यवसाय को वो धारण कर सके, और कि व्यवसाय की बारीकियों को जानने के लिए वो जागरूक होता है। और रिलीजियस कॉन्शियसनेस भी इस अवस्था में पाई जाती है। बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, बड़ा आदर्शवादी होता है, एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखता है। तो इस तरह की रिलीजियस टेंडेंसीज भी इस अवस्था में पाई जाती हैं। इसके अलावा उसमें मतलब स्व की भावना या परमार्थ की भावना बहुत ज़्यादा होती है इस अवस्था में। बहुत उदासी होने के कारण कई बार सुसाइडल एक्टिविटी, सुसाइडल टेंडेंसीज भी उसकी पर्सनैलिटी में पाई जाती हैं। बहुत अग्रेसिव भी होता है इस अवस्था में। तो ये सारी विशेषताएं इस अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद आता है कि इस अवस्था की समस्याएं क्या क्या हैं। विशेषताओं के बाद हम समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं किशोरावस्था में होती हैं। सबसे पहली समस्या अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर है। फिजिकल अपीयरेंस में क्या होता है, कई बार जो बच्चा है वो अपीयरेंस पर इतना ज़्यादा ध्यान देता है, इतना ज़्यादा खर्चा कर देता है कपड़ों पर, अपने शरीर के रख रखाव पर, डिफरेंट टाइप की क्रीम्स पर, जो प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के सौंदर्य प्रसाधन के साधन हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर, और अपनी हेयर कटिंग पर, स्टाइल पर, फुटवेयर पर इतना खर्चा कर देता है कि अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस के चक्कर में बड़ा खर्चा कर लेता है, बड़ी कॉन्शियस रहता है। और जिन बच्चों की अपीयरेंस ठीक ठाक होती है, नॉर्मल या अबव नॉर्मल होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जिन बच्चों की अपीयरेंस बहुत अच्छी नहीं होती, या जो देखने में अपने आप को मतलब उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ स्टीम उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऐसी अवस्था में दिक्कतें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। किसी की फिगर अच्छी नहीं है, हाइट अच्छी नहीं है, पतला नहीं हो पा रहा, ज़रूरत से ज़्यादा पतला है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस, या फिजिकली मतलब कुछ दिक्कतें हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो अपीयरेंस में बाधा पहुंचा रही हैं। तो ऐसी दिक्कतें उसको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देती हैं और उनकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और इस चक्कर में उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी डगमगा जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम्स रिलेटेड सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स इस समय बहुत फेस करने को आती हैं। सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्स नीड डेवलप होनी शुरू हो जाती है, तो उसे कैसे फुलफिल किया जाए या कैसे सेटिस्फाइड किया जाए या कैसे उसका कैथारसिस किया जाए, ये सारी प्रोसेस, क्योंकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, हमारे फैमिली सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं बताते हैं, या कोई भी इस तरह का प्रोविज़न नहीं है जिससे बच्चों की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने की कोई भी व्यवस्था हो। तो कई बार सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, या कोई भी ऐसी दिक्कतें हैं, तो बच्चा किसी से शेयर नहीं कर पाता। मेडिकल गाइडेंस भी बहुत बाद में जाके ले पाता है। और जो सेक्सुअल बिहेवियर है, अगर कहीं अट्रैक्शन है, लव ट्रायंगल है, लव
एंगल है, तो ऐसी कंडीशन भी किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। जो मतलब पार्टनर है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन डेवलप हो जाते हैं कई बार, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इंटरकास्ट से मैरिजेस का चक्कर पड़ जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड काफ़ी सारी कई तरह की प्रॉब्लम्स इस अवस्था में फेस करने में आती हैं। इसके बाद आता है अग्रेशन। इस अवस्था में बच्चे में बहुत ज़्यादा एग्रेशन पाया जाता है, बहुत आक्रामक होता है, किसी भी बात पे एकदम से गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में हिंसात्मक कार्यवाही में भी संलिप्त हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केस देखने में आते हैं कि बच्चे के घर में किसी तरह का वेपन है, वेपन लेके वो चला गया, और वेपन लेके चला गया तो उसके कारण अगर उसकी मनचाही बात नहीं हुई, फ्रस्ट्रेट हुआ किसी बात से, किसी भी बात से हो सकता है फ्रस्ट्रेशन, जरूरी नहीं है फ्रस्ट्रेशन ठीक ही हो, इलॉजिकल भी हो सकता है। और उसे किसी और की चीज़ पसंद आ रही है, उसने वो चीज़ अपनी शेयर नहीं की, किसी के पास कुछ अच्छी चीज़ देख ली वैसी वो चीज़ लेना चाहता है, तो इस बात से भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है और उसकी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ले पाए, तो ऐसी कंडीशन में वो गन का प्रयोग भी कर लेता है। प्रोफेसर ने, टीचर ने कहना नहीं माना, या उसकी बात नहीं सुनी, या उसे सपोर्ट नहीं किया, पीयर ग्रुप ने उसे सपोर्ट नहीं किया, तो वो ऐसी स्थिति में हिंसात्मक कार्रवाई में भी संलग्न हो जाता है और फायरिंग वगैरह करके। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में आते हैं जिसमें स्कूल चिल्ड्रन 11th-12th वाले बच्चे इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई में संलग्न हो जाते हैं और अपराधी बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसके बाद आता है ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ में भी इस स्टेज में ड्रग्स का चलन भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। बड़े शहरों में थोड़ा ज़्यादा है, छोटे शहरों में थोड़ा कम है। कुछ एरियाज़ में, पंजाब के कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो मादक पदार्थ हैं उनका सेवन करना शुरू कर देता है बच्चा, और एक बार अगर इसके सेवन के दुष्चक्र में फंस जाता है तो उससे बड़ी मुश्किल से निकलना, उसमें फंसना जितना आसान है, निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए, और उसके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। और उसके अलावा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाती हैं, बिहेवियर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और जो कोपिंग प्रॉब्लम्स हैं, एडजस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी फेस करने में आती हैं। इसके बाद आती है रिबेलियस टेंडेंसी। इस अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा रिबेलियस टेंडेंसी वाला होता है, विद्रोही प्रवृत्ति का होता है, और हर चीज़ को हर चीज़ में विद्रोह दिखाता है। अगर जिस चीज़ के लिए उसे रोका जाता है उसके प्रति उसमें विद्रोह की भावना होती है, और इस विद्रोह की जो भावना होती है, रिबेलियस एटीट्यूड जो होता है, उसकी वजह से वो सोसाइटी में उसकी बदनामी होती है, उसकी आइडेंटिटी पर फर्क पड़ता है, और लोग बाग उसे गलत नज़र से देखते हैं। अपराधी प्रवृत्तियों में भी शामिल होने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारी आतंकवादी संगठन जो होते हैं या एंटी सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो उस विद्रोही प्रवृत्ति का फ़ायदा उठाते हैं और इन्हें गुमराह करके आतंकवादी संगठनों या एंटी सोशल बिहेवियर से रिलेटेड जो ग्रुप्स होते हैं उनमें शामिल कर लेते हैं। और विद्रोही व्यवहार भी किशोर अवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद इमोशनल इनस्टेबिलिटी। इस स्थिति में क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इमोशनली अनस्टेबिलिटी पाई जाती है, अनस्टेबल रहता है इमोशन के प्रति। कई बार पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या अपने गार्जियंस के साथ बड़ी बदतमीजी कर देता है, और कई बार बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, कई बार बिल्कुल मिसबिहेव कर देता है उनके साथ। तो समझ में ही नहीं आता उसे कि किस तरह का बिहेवियर उसे करना है। इमोशनल इनस्टेबल, बहुत ज़्यादा इनस्टेबल होता है इमोशनली। कई बार बहुत नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, उसे जो फीडबैक मिल रहा है, जजमेंटल बिहेवियर है, या उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बड़ा गड़बड़ा जाता है, सेल्फ एस्टीम को धक्का लगता है। बहुत इमोशनली सफ़र करता है बच्चा, क्योंकि
उस हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी स्किन की प्रॉब्लम है, कभी कोई हेल्थ इशू है, खाने का मन नहीं कर रहा है, स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है और उसकी वजह से भी इमोशनल इनस्टेबिलिटी उसमें पाई जाती है। प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी, इस अवस्था में वो अपने आप को पहचानना चाहता है, जानने का प्रयास करता है, लेकिन वो जान नहीं पाता, उसे समझ में ही नहीं आता मैं क्या हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए। इन वाली समस्याओं से बहुत ज़्यादा जूझता रहता है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं अलग से कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या मेरी पहचान मेरे परिवार या संरक्षकों के कारण ही है। तो इन वाली समस्याओं को आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेरी एबिलिटीज़ कैसी हैं, आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और उन आकांक्षाओं के साथ वो अपने आप की जो आइडेंटिटी फिक्स करता है या अपने आप का जो फ्रेमवर्क बनाता है अपने बारे में, कई बार वो गलत साबित हो जाता है। तो अपने बारे में जो उसके जजमेंट्स हैं या उसके मूल्यांकन है वो बड़े प्रभावित होते हैं और इस स्थिति में वो आइडेंटिटी से रिलेटेड अपनी पहचान से संबंधित समस्याओं से बहुत बुरी तरह से जूझता है कि मैं आखिरकार क्या हूँ और क्या मुझे बनना चाहिए या क्या मैं बनना चाहता हूँ। इसके बाद आता है इरिटेशन एंड अटेंटिबिलिटी इन बिहेवियर। बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है इसके बिहेवियर में, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन एग्रेशन की वजह से भी आ जाता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है हर समय, इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहती है और उसकी वजह से बहुत चिड़चिड़ापन रहता है उसके व्यवहार में। पता ही नहीं लगता किस बात पे चिढ़ जाएगा। कोई उसके पसंद की खाने की चीज़ नहीं है तो चिढ़ जाएगा, कोई पसंद की चीज़ है तो चिढ़ जाएगा, कोई पसंद की चीज़ है और किसी ने उसे कह दिया आज तो तेरे पसंद की चीज़ बनी है, इस बात पे भी चिढ़ जाएगा। पता ही नहीं लगता किस बात पे चिढ़ जाएगा। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा उसके बिहेवियर में देखा जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत अटेंटिवनेस में बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। अटेंटिव नहीं होता, उसे जिस काम के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाए उस पर ध्यान नहीं देता, उसका जिस पर काम करने का मन होता है उसके लिए अटेंटिव होता है, उसके अटेंशन के चक्कर में और चीज़ों को इग्नोर कर देता है। कई बार लव एंगल में फंस जाते हैं इस तरह के बच्चे, तो इनअटेंटिव हो जाता है और चीज़ों के प्रति लापरवाह हो जाता है। बहुत ज़्यादा लापरवाही और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, असावधान सा रहता है, एक ही चीज़ में लगा हुआ है, दूसरी चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। तो इस तरह का व्यवहार इस अवस्था में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि अटेंटिव नहीं रहता है, इरिटेशन होता है, तो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। कई बार क्लास में अटेंटिव नहीं होता है, घर से कह के गया क्लास में जा रहा हूँ, क्लास में गया नहीं, एकेडमिक पर उसकी वजह से एकेडमिक डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, एकेडमिक्स में पिछड़ जाता है और उस पिछड़ेपन की वजह से फिर घर में डांट खाता है, तो घर में डांट खाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। तो एजुकेशन में इस चक्कर में, क्योंकि इरिटेशन है, इनअटेंटिव है, तो इसकी वजह से भी एजुकेशन में पिछड़ापन आ जाता है। किसी और काम में ध्यान है, कोई और इंटरेस्ट है, कोई और हॉबी डेवलप हो गई है और उसमें उसका ध्यान लगा हुआ है, तो इस चक्कर में भी बड़ी दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी देखने में आती हैं। इसके बाद आता है एजुकेशनल प्रॉब्लम। एजुकेशनल प्रॉब्लम में क्योंकि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसके व्यवहार में रहता है, बहुत इनअटेंटिव होता है, तो इस वजह से उस किशोर के व्यवहार में इन इरिटेशन की वजह से, इनअटेंटिवनेस की वजह से एजुकेशनल पिछड़ापन या एकेडमिक्स में या जो उसकी शैक्षिक गतिविधियाँ हैं उसमें पिछड़ापन दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा ध्यान उसका अगर खेलों में है, गेम्स में है, म्यूज़िक में है, आजकल म्यूज़िक एल्बम निकालने के चक्कर में बैंड बना लेते हैं बच्चे, तो एकेडमिक्स में उसकी वजह से पिछड़ जाते हैं। और चारों ओर इतनी बुरी तरह से बेरोजगारी की स्थिति देखकर उसे समझ में नहीं आता वो एजुकेशन ले रहा है वो सही भी ले रहा है, उसका करियर सेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये वाली जो समस्याएं उसके एजुकेशनल करियर को लेकर आती हैं,
उन इरिटेशन की वजह से, अटेंटिवनेस ना होने की वजह से, तो उसकी वजह से उसके एकेडमिक में उसको पिछड़ापन दिखाई देता है। जब उसकी आकांक्षाएं हैं उसके अनुरूप उसकी शैक्षिक गतिविधियां नहीं चलती हैं, तो उसे मतलब शैक्षिक रूप से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी जो समस्याएं हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा सत्यवादी होना, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, एडजस्टमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाना, आवारागर्दी करना, इधर उधर घूमना, ये सारी दिक्कतें भी इस अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद आता है उसके एडजस्टमेंट। कौन कौन से ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो एडोलसेंस में बच्चे को करने पड़ते हैं, या पेरेंट्स को कौन कौन से सहयोग करने चाहिए। सबसे पहला आता है एम्फेसाइज ऑन मेंटल एक्टिविटीज़। तो जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उन पर एम्फेसाइज देने के लिए या उनको एनहांस करने के लिए बच्चे को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करवानी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपनी मानसिक क्षमताओं का पूरा सदुपयोग कर सके, उसे प्रॉपर मतलब गाइडेंस मिले और उसे समझाया जाए कि अपीयरेंस में कुछ नहीं रखा है, जो मेन मुद्दा है वो मेंटल एबिलिटीज़ का है। तो मेंटल एबिलिटीज़ को डेवलप करने पर उसे जोर दिया जाना चाहिए या उसके को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ पर जोर दे सके। सेल्फ कंट्रोल सिखाना बहुत ज़रूरी है। जो नशीली औषधियों का सेवन है या बुरे व्यवहार में फंसना है, एग्रेशन ज़्यादा होना है, रिबेलियस एटीट्यूड होना है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करके अपने सेल्फ को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेसिवनेस प्रॉपर उसे सिखा के, ट्रेनिंग देके उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद उसे सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है जिससे उसका ओवरऑल डेवलप हो सके। अगर वो एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उनकी तरफ भी उसका ध्यान देके, मतलब अगर कल्चरल एक्टिविटीज़ में उसका ध्यान है तो वो भी उसकी बहुत सारे एडजस्टमेंट को, बहुत सारे जो रिक्रिएशनल जो टेंडेंसीज हैं उसको फुलफिल करता है। बहुत सारी जो एनर्जी है उसके अंदर, किशोर में बहुत एनर्जी है, उसको डिस्चार्ज करने में काम आता है जो ये हार्मोन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन है। उसकी पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलप करता है, उसकी आइडेंटिटी को स्थापित करता है, उसको पहचान दिलाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मतलब उसे अगर सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो उसकी पर्सनालिटी को निखारा जा सकता है। उसे मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जानी बहुत ज़रूरी है ताकि मॉरल एडजस्टमेंट हो सके। बहुत ज़्यादा मॉरलिस्टिक वैल्यूज़ होती हैं, उन्हें आइडियल वैल्यूज़ को रियल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है कि रियल वर्ल्ड और मॉरल आइडियल वर्ल्ड में बहुत अंतर है। रिलीजियस एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि धार्मिक चेतना उत्पन्न हो और सही रूप से धार्मिक मूल्यों को वो अनुग्रहित कर सके या आत्मसात कर सके। इस तरह की धार्मिक चेतना के लिए धार्मिक शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उसमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट डेवलप करने बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों के प्रति उसका एटीट्यूड डेवलप किया जाए ताकि वो जो इंटरेस्ट हैं उसके विकसित हो सकें और उन इंटरेस्ट को जैसे किसी को सिंगिंग का शौक हो, म्यूज़िक का शौक हो, ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहे, इंडोर या आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहे, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन के लिए उसमें एबिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो तुरंत मतलब अपनी पर्सनालिटी के उस पार्ट को डेवलप कर सके और अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर सके, अपनी पर्सनालिटी में हारमोनियस डेवलपमेंट कर सके। इस अवस्था में जो उसकी फीलिंग होती है इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस, दोनों की मिक्स फीलिंग होती है। कई चीज़ों में उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, कई चीज़ों में लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूँ। ऑटोनॉमस एटीट्यूड भी होता है, हर चीज़ में अपने बारे में निर्णय लेने की छूट दी जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अपने बारे में निर्णय लेने की बिल्कुल छूट नहीं होती है, बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाता है। तो इस तरह की मिक्स फीलिंग उसको इस अवस्था में फेस करनी पड़ती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एडोलसेंस वाली स्टेज में बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं।
इसके बाद हम एडोलसेंस के क्वेश्चन राउंड पर आते हैं। क्वेश्चन राउंड में एमसीक्यूज में फर्स्ट एमसीक्यू है द एडोलसेंस एक्सटेंड फ्रॉम डैश टू डैश ईयर्स 11 to 16, 12 to 18, 10 to 18, 15 to 20. Next, which of the following stages is called the period of transition? Childhood, babyhood, puberty, adolescence. Next MCQ is the storm and stress symptoms is associated with adulthood, childhood, adolescence and puberty. Next, which of the following stages is called the stage of mystery? Pre-adolescence, early adolescence, late adolescence, adulthood. Next, which of the following stage is called the unhappy stage? Puberty, late childhood, adolescence, adulthood. The adolescence is the reoccurrence of infancy. Who said it? Herlock, Meredith, Piaget, Jones. Hero worship is the main characteristics of childhood, adolescence, both, none of the above. Next, role conflict is generally found in puberty, childhood, adolescence, all of above. Thank you, students.